सुनो, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेरी बात सुनो, इधर देखो। हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था ना यार, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब होता है कि हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे जो मेंडल ने और अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए थे। उन्होंने ये बोला कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब इन्फॉर्मेशन जाती है ना, तो वो जीन्स लेकर जाते हैं, और वो जो जीन होते हैं उसको फैक्टर बोल दिया, अलील बोल दिया, अलग अलग तरीके से हमने डिनोट करके ये समझा कि एक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाती है। साथ साथ में हमने पढ़ा था कि उसका क्रोमोसोम कैसे काम करते हैं, जैसे कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के अंदर में क्रोमोसोम का कांसेप्ट पढ़ा, ठीक है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर पढ़ा वगैरह वगैरह। फिर हमने एंड में जाके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी पढ़े, ठीक है, जैसे कि मतलब लास्ट क्लास में जो भी तुम डिसऑर्डर पढ़ के आए हो, क्लर ब्लाइंडनेस हो गया और ये हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है ना, तो वो प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे होती है। तो हमारा आंसर निकल कर आया कि जीन्स ट्रांसफर करते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स वगैरह होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अब क्या पढ़ने वाले हैं तो वो सुनो। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस, कि भैया हमें ये तो पता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो मॉलिक्यूल डीएनए है। समझ आ गया। तो मतलब ये कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स। तो जीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, लेकिन उस जीन में ऐसा क्या है, उस इंफॉर्मेशन में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफर करता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, सिर्फ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। अभी तक हम प्रोसेसेस पढ़ते थे कि ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा होगा वगैरह वगैरह। अब मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर बात करेंगे कि असली मॉलिक्यूल कौन सा है जिसने ये काम करना चालू करा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो छोटी छोटी कहानियां हैं इसके अंदर, उनसे करते हुए वो पढ़ते हुए जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर का पहले मैं रोड मैप बता देता हूँ। सुनो, सबसे पहले डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर तुमने क्लास 11 में सही से पढ़ा है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स से नहीं पढ़ा इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, आज की क्लास का मेन मुद्दा यही है कि डीएनए का स्ट्रक्चर समझ जाओ और डीएनए कैसे काम करता है, क्योंकि ये अगर समझ गए तो पूरा चैप्टर फिर मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी वे में चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, मतलब आज की क्लास में थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा हूँ, बाकी क्लासेस में नहीं जाएंगे, मतलब अपना सीबीएसई लेवल पे रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर बार हर चैप्टर को एटलीस्ट यू सेट लेवल का करा रहा हूँ, ठीक है, मतलब नीट तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, टीसीयू सेट का करा रहे हैं, तो इसीलिए मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा। लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, कि डीएनए कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, कैसे काम करता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार हमारा डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, अभी हम लेंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को भी प्रॉपर कैलकुलेशन। लेकिन डीएनए हमारा लगभग एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा होता है। तो हमारा सेल जो दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर हमारी हाइट से भी बड़ा एक डीएनए रखा हुआ है। तो कैसे रखा हुआ था, तो पैकेजिंग की वजह से रखा हुआ। तो पैकेजिंग करने का प्रोसेस पढ़ेंगे कि पैकेज कैसे किया जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो आपको किसने बोला कि डीएनए करेगा। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे पता लगा कि नहीं भाई, डीएनए ही है जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे, मतलब कौन कौन से ऐसे वो थे, कॉन्सेप्ट्स थे, या फिर ऐसे कौन कौन से रिसर्च जिनसे पता लगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से आगे इंफॉर्मेशन कैसे चलती है, और फिर धीरे धीरे करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद फाइनली पढ़ेंगे कि डीएनए से इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कैसे होती है, ठीक है। फिर एक आता है रेगुलेशन मैकेनिज्म। रेगुलेशन मैकेनिज्म बहुत सारे तरीके का हो सकता है, हमारे सिलेबस में लैक ऑपेरॉन है, तो एक मॉडल है लैक ऑपेरॉन मॉडल, हम वो पढ़ेंगे। फिर फाइनल एक चैप्टर, मतलब दो टॉपिक है, एंड पे जाकर दो टॉपिक है, क्या है, एचजीपी। एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी जीन्स है ना, वो सारे सीक्वेंस कर लिए गए। मतलब अब हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन सा जीन के अंदर क्या चेंज करा जाए कि मैं ब्लू कलर क्या ही कर सकता हूँ, कौन से जीन के अंदर क्या चेंज करा जाए कि मैं ब्राउन कलर क्या ही कर सकता हूँ, कौन से जीन में क्या चेंज करा जाए कि वो बंदे की मसल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, ताकि वो बहुत ज्यादा, मतलब उसकी पैरों की मसल बहुत ज्यादा हो कि वो भाग सके वगैरह वगैरह। तो हमने सारी चीज आइडेंटिफाई कर ली है कि हम मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चेंज कर सकता हूँ, करते नहीं हम कर सकते हैं। समझाया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। अब हम फाइनल पढ़ रहे हैं, फाइनल जो चीज है, और वो फाइनल उसके बाद आएगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए मैचिंग। तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रही है, मुझे पता करना है कि ये जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला है वो उसी मेरे सस्पेक्ट का ही है कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो हम इन सब का पता करेंगे, बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले एक छोटी सी बात, सबसे पहले डीएनए का पता कैसे चला। तो 1870s 1880s में क्या होता था, 1880s में तुम्हें पता है वॉर्स बहुत सारे चलते थे, ठीक है। तो उस टाइम सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट नहीं था वो,
ठीक है, मतलब एक हॉस्पिटल में काम करता था जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशन। ठीक है, उसका नाम था फ्रेडरिक मिशन। ये सबसे पहले एक बंदा आया। ठीक है, वहां पे जो वाउंडेड सोल्जर्स होते थे ना, जैसे हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, ठीक है, तो उनको पट्टी करते थे। पट्टी करने के बाद ना उनका जो ब्लड वगैरह होता था उसको मतलब उस पर कॉटन वगैरह होती उसको फेंक देते थे, ऑब्वियसली यही करते हैं। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, फ्रेडरिक मिशन ने क्या करा, उनको उठाना चालू करा। ठीक है, और सबसे पहले इसने जेनेटिक मटेरियल पता लगाया था न्यूक्लियस में, वो भी पस सेल्स जो होते हैं, पस सेल्स, उनके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस का पता लगाया था। समझ आया? लेकिन सबसे पहले इसके बारे में सही से डिटेल पता नहीं थी, तो इसने उसका नाम क्या रखा था, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नाम रखा था न्यूक्लियस। क्या नाम रखा था? न्यूक्लियस। समझ आया? लेकिन धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुई। ये इस साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगला एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ऑल्टमैन, ALTMAN। ठीक है, ऑल्टमैन। वो एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले पता लगाया कि मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, उसके एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो इसलिए उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड ही है डीएनए और आरएनए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो डीएनए और आरएनए क्या है, यही है, मतलब जिसने ऑल्टमैन ने सबसे पहले नाम रखे थे एसिड। रीजन क्या है? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो मतलब जो न्यूक्लियड होता है, इसकी क्या एसिडिक कैरेक्टर उसने पता लगाया कि यार ये तो एसिडिक है। अब क्यों है एसिडिक, वो भी हम स्ट्रक्चर में समझ लेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो एसिडिक है, इस वजह से उसने क्या बोला, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया, जो कि डीएनए और आरएनए निकल कर आया। समझ आया? हमारा जो जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली बात है वो डीएनए है, लेकिन वर्ल्ड में, दुनिया में तो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल आया था वो आरएनए था। समझ आया? सबसे पहले आरएनए आया, उसके बाद धीरे 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 एडवांसमेंट होकर डीएनए बनकर आया। समझ आया? तो धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि डीएनए दिखाई कैसा देता है। पहले मैं बेसिक टर्म्स में बताऊंगा, फिर हम फॉर्मूले समझेंगे, और फिर बाइंडिंग फॉर्मूले समझेंगे, और फिर बाइंड कैसे होता है वो फिर ये समझेंगे। पहले एक चीज समझो, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना यार, उसकी एक छोटी सी यूनिट होती है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। जिसकी छोटी यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, सारे डायग्राम बनेंगे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये सुनो, न्यूक्लिक एसिड पूरी चेन है, मतलब पूरा डीएनए मॉलिक्यूल। मान लो फॉर एग्जांपल एक सेल में से तुम इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल निकाल लो, डीएनए निकाल लो इतना बड़ा, तो इतना बड़ा जो डीएनए वो न्यूक्लिक एसिड है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, लेकिन उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर तो छोटे छोटे चीजों से पूरा वो बना हुआ है, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल का नाम है न्यूक्लियोटाइड। समझ आया? तो इसका मतलब ये कि पूरे डीएनए का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर हो गया, और क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड को मिला मिलाकर डीएनए वो एक पॉलीमर हो गया। तो डीएनए इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर? उसका मोनोमर क्या है? मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो न्यूक्लियोटाइड एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और आपस में जुड़ते हुए वो फिर जाके न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, दैट इज डीएनए वगैरह बनाएंगे, आरएनए वगैरह बनाएंगे। समझ में आया? डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब ऐसे हेलिकल फॉर्म में होता है, लेकिन जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये बताइए, समझ आ गया? कभी कभी एक्सेप्शन होती है कि आरएनए भी कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, कैसे हो वो बात की बात है, वो बात है कॉन्सेप्ट है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? आता है? ठीक है, टॉपिक हाँ हाँ, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल आया था वो आरएनए था। आरएनए कैसा है वो भी पढ़ेंगे ना। मतलब सिंपल सी बात ये है कि यार खुद सोचो, आपको जेनेटिक मटेरियल कैसा चाहिए, खुद सोचना। ठीक है, मैं रीजन यही है, और यही रीजन है जो तुम शायद बता दोगे कि हमें ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो जल्दी चेंज होता हो, या ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो धीरे चेंज होता हो। बताओ, हमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पसंद होगा, मतलब हमारी बॉडी कौन सा सही, हमारे लिए कौन सा सही रहेगा, जो जल्दी चेंज करता हो या जो धीरे चेंज करता हो? जल्दी वाले कौन कौन बोल रहे हैं? और धीरे चेंज करता हो? धीरे चेंज करता हूँ। रीजन, क्योंकि अगर वो धीरे चेंज लेकर आएगा तो अपने बॉडी के सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा, अगर वो जल्दी चेंज लेकर आएगा तो अपने सेल के मशीनरी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, और उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो मरने लगेगा। समझ आया? और आरएनए जब सबसे पहले आया था ना, तो आरएनए में यही दिक्कत थी। फिर आरएनए धीरे 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 स्टेबिलिटी लेकर आया, तब जाके वो डीएनए बना। कैसे बना वो भी जस्ट स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अभी समझ आ जाएगा। समझ आया? ये फटाफट से टॉपिक डालो, चैप्टर डालो। मॉलिक्यूलर, तूने वो पीडीएफ जो भेजी थी वो लिख ली? नहीं लिखी ना, तो पड़ोसी देखे 2-3 पेज में नोटेशन पूरा आ जाएगा। 3 पेज, 3 आगे पीछे। ठीक है, जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी भी कम आ रही है मेरी आवाज? अभी ठीक आ रही होगी ना? ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका सबसे पहला टॉपिक डालो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले टॉपिक डालो न्यूक्लिक एसिड।
सबसे पहला टॉपिक डालो न्यूक्लिक एसिड, लिख लिया? इसमें लिखो पहला पॉइंट फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिच भी बोलते हैं इसको, फ्रेडरिक भी बोलते हैं, कुछ बोल लो। फ्रेडरिच मिशर डिस्कवर्ड, फ्रेडरिच मिशर discovered nucleic acid. Friedrich Fischer discovered nucleic acid in nucleus of pus cells, pus, in nucleus of pus cells, ब्रैकेट में लिखो 1869 में पता लगाया था, 1869 ब्रैकेट क्लोज, and he named it nuclein, full stop, next point, and named it nuclein, NucLein, full stop, next point. Altman, ALTMAN, साइंटिस्ट का नाम है, Altman found his Altman found its acidic character, found its acidic nature and termed it nucleic acid, full stop, next point. DNA term was given by Zerich, Z-A-R-I-C-H, Zerich. ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैं सेंटेंस का नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ, वही हमारा होगा सीयूसेट की वजह से और नीट की वजह से, ठीक है? मतलब लगभग चैप्टर नंबर 5 जो है ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 में जो तुमने पढ़ी है ना चीजें, उसमें से कुछ माइन्यूट चीजें कम कर दो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना था, ठीक है? लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है? बाकी लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें और एक दो डिजीज और ऐड कर, ठीक है? वरना लगभग सारे टॉपिक मैंने नीट लेवल के कराए, ठीक है? बस अंतर इतना है कि उसके साथ थोड़ा सा और डिटेल में, हर टॉपिक छोटा माइन्यूट डिटेल में जाना था, वरना सब कुछ है। और सीयू सेट तो बहुत ही ऊपर है, समझा रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो उससे टेंशन मत लो, ये सारी चीजें अगर याद करनी हो तो कर लेना, इसमें मैं लिखवा रहा हूँ बाद में, हो गया ये? पक्का क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट इज DNA, there are two types of genetic material, first is DNA और इसका नाम है deoxyribonucleic acid, पहला DNA deoxyribonucleic acid, इसका आगे लिखना फुल फॉर्म तो पता है इसकी ना, इसके आगे लिखो जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, genetic material in most of the animals, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स लिखो, RNA, ऑर्गेनिजम्स लिखो, RNA ये तो पता ही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, genetic material in some organisms, वायरस वगैरह के अंदर होता है, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल सम ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एक्सेट्रा। अच्छा एक चीज, ये चीज ना अभी जो मैंने पूछी थी कि डीएनए ज्यादा स्टेबल वो है कि आरएनए, मतलब तो सॉरी मैंने अभी जो तुमसे पूछा था कि ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल वाला होना चाहिए, ठीक है? अब जो वायरस होता है ना, वायरस के पास ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इधर देखो, इधर वायरस के पास ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसीलिए तो वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है ना? जैसे कि अभी तुमने देखा हो कोविड के टाइम पर वो कितनी जल्दी म्यूटेट कर रहा था, हर रोज नई वेरिएशन आ जा रही है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी डेल्टा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है, और आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है,
समझाया, ये रीजन था। और अगर हमारी बॉडी में भी दिन म्यूटेशन होने लगे तो हम हर मतलब हर जनरेशन में चेंज होने लगेगा, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आरएनए बहुत जल्दी चेंज करता है, इसलिए वायरस के पास ज्यादातर आरएनए होता है, इसलिए वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। ठीक है, टॉपिक डालो। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीएनए आरएनए सेम ही होता है लगभग, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसमें लिखो डीएनए इज अ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, बताओ किसका पॉलीमर था ये? न्यूक्लियोटाइड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट में लिखो लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए। अब डीएनए की लेंथ कैसे मेजर की जा सकती है तो बताओ, देखो लेंथ ऑफ डीएनए इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अभी बेस पेयर्स क्या होते हैं देखेंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। अब आ जाओ इधर, अब टॉपिक डाल के छोड़ दो। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टॉपिक डालो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इधर देखो, इसके लास्ट में 2-3 लाइनें बची हुई हैं, उसको टॉपिक डालने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये पूरे पेज में आएगा। और अभी टॉपिक में मत डालो क्योंकि थोड़ा शायद तुम अलग तरीके से लिखोगे। इधर देखो, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड बन गया तो डीएनए बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए जाओ डीएनए बन जाएगा। अब इधर देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो शब्द में बोलूंगा उसमें ध्यान देते जाना बस। न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बनता है, अंतर समझना। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। बताओ समझ आया क्या? पक्का क्लियर है? एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है फॉस्फेट ग्रुप। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। इतना क्लियर हो गया? न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है नाइट्रोजनस बेस और एक होता है पेंटोस शुगर। क्या होता है? पेंटोस शुगर। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है बात? समझ आया? ठीक है, सुनो पेंटोस शुगर जो होता है ना ये दो तरीके का होता है। अब अंतर समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं क्या बोल रहा था सुना तुमने? मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बनता है, ये दोनों। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बनता है, ये दोनों। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये दो तरीके का होता है। अगर ये दो तरीके का होता है इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है ना कि ये जो मैं बनाऊंगा दो उनमें से कोई एक आएगा, लेकिन ये दो चीजों से मिलकर बनता है तो मतलब ये भी आएगा ये भी आएगा। समझ आ रहा है लॉजिक? ठीक है, तो पेंटोस शुगर दो तरीके का होता है यार। कौन से दो तरीके हैं अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक है राइबोज शुगर। कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। समझ आया मैंने क्या बोला? और एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर।
डीऑक्सीराइबोस शुगर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ आ गया मैंने क्या बोला? सुनो जरा ध्यान से। दूसरी तरफ नाइट्रोजनस बेस जो होता है ना, ये भी दो तरीके का, ये भी दो तरीके का होता है। समझ आया मैंने क्या बोला? एक कैटेगरी है प्यूरिन्स या फिर प्यूराइन्स, एक कैटेगरी है पायरिमिडाइन। ये है पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। फिर इन सबको मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो मान लो न्यूक्लियोटाइड ये रहा, दूसरा बनेगा वो ये रहा, तीसरा बनेगा ये रहा, और आपस में जुड़कर ये क्या बन जाएगा? डीएनए या फिर आरएनए। बताओ समझ आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ये जो प्यूराइन है ना, ये भी दो तरीके का होता है। ये कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। या तो एडेनिन होगा, इसको डिनोट करते हैं ए से, हाँ, या तो गुआनिन होगा। हाँ, दो टाइप ठीक है, समझ लो। पिरिमिडिन तीन तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ये देखो दिखाई दे रहा है? ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, अब इसको दिमाग लगाना। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब है, ये भी देख लो, फॉस्फेट ग्रुप का मतलब है H3PO4। अभी सारे डायग्राम में सब कुछ ओपन करके देखेंगे, टेंशन पता समझ में आएगा क्या है? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। फिर न्यूक्लियोसाइड बना होता है दो चीजों से मिलकर, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर दो तरीके का होता है, राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, और नाइट्रोजनस बेस दो तरीके का होता है, प्यूरिन्स और pyrimidines। ठीक है, प्यूरिन्स दो तरीके के हो सकते हैं, क्या नाम है, एडेनिन और गुआनिन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। और pyrimidine तीन तरीके का हो सकता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। साइटोसिन कैपिटल सी, थायमिन कैपिटल डी और यूरासिल कैपिटल यू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया? ये डीएनए का स्ट्रक्चर, मतलब ये बेसिस है जो चीजें यूज की जाएगी। अब हम हर किसी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हम हर किसी का क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये पेंटोस शुगर का राइबोस शुगर कैसा दिखाई देता है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसा दिखाई देता है, और बाकी ये जो ये सारी चीजें कैसे दिखाई देती है। पता है समझ में आया कि नहीं? ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ठीक है, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें बनाना होगा मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे में बनाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास तो जगह है नहीं। ठीक है, अगर नीचे करूंगा तो बोर्ड दिखाई देगा, साइड में करूंगा तो पूरा मोड़ना पड़ेगा, इसलिए ऐसे में बनाना। और अब इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे ना, वो भी साथ साथ इसी के नीचे बनाते हैं, मतलब इनको मत बनाना साथ में क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर साथ में बना देना, इसका स्ट्रक्चर साथ में बना देना, और यहाँ पे स्ट्रक्चर साथ में बना देना। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। अभी जो राइबोस शुगर है ना यार, ये कैसे दिखाई देता है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आराम से। सुनो, राइबोस शुगर, पहली बात तो ये राइबोस शुगर जो होता है ना, ये पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर का मतलब कितने कार्बन में शुरू होगा? 5 कार्बन का होगा। पक्का क्लियर हो गया? ठीक है, अब पता नहीं तुमने केमिस्ट्री में पढ़ाई कि नहीं पढ़ाया। केमिस्ट्री में एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक वैसे ऐसे चेन की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं। पढ़ा है ये वाला स्ट्रक्चर? हैवार्ड स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में तुम पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा तो यहीं पे बता रहा हूँ, फिर मैं उसको मिटा दूंगा मेरे साथ। चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मिटाऊंगा नहीं ना, चलो वो देखते हैं। एक काम करते हैं, मैं इस ऊपर थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम ऊपर देख लेना, उसके बाद उसको मिटा लेना। ठीक है, सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन है ये। ठीक है, तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। 5 कार्बन समझ में आ गए? इतना क्लियर है? ठीक है, सब में जोड़ दो OH, इसमें OH, H, OH, H, OH, H, समझा रहे? और ये OH, H, ये सारे क्या है समझ में आ रहा होगा? ये सारे एल्कोहल ग्रुप है। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहला वाला दिखाई दे रहा है, ये एल्डिहाइड है। तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा, इसे ध्यान से देखना। ये रहा पहला वाला, क्या है? एल्डिहाइड है। कितना क्लियर हो गया?
पक्का समझ में आ गया? इसको तुम इस तरीके से दिखा सकते हो कि O और H ऐसे करके दिखा सकते हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये नॉर्मली है। 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, ठीक है। अब इन 5 कार्बन में से अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका यहां से OH और यहां से H हटा दूं तो किसका रिमूवल हो जाएगा? अगर मैं यहां से OH हटा दूं और ऊपर से H हटा दूं, इधर देखो ऑनलाइन वाले देखना जरा, थोड़ा सा ऊपर मोड़ रहा हूं और फिर 10 मिनट का टाइमर आ गया, मैं दोबारा भेजूंगा, इससे दोबारा ज्वाइन करना। तो सुनो, यहां से OH हटा दूं तो मान लो फॉर एग्जांपल ये ऐसे करता हूं यार, कंफ्यूज क्या हो रहा है, इधर देखो, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ से H हटा दो, यहाँ से OH हटा दो तो किसका रिमूवल हो जाएगा? H2 रिमूवल हो जाएगा। H2 रिमूव होगा तो इसका बॉन्ड खाली हो जाएगा एक, और ये क्या करेगा इस पूरे के साथ यहाँ से हट गया और ये O जो होगा यहाँ पे बॉन्ड बना देगा O। अभी क्लियर है? समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये कैसे बनता है ऐसे, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का पार्ट है। समझ आया? और क्या समझ आया? मैंने बहुत बेसिक समझाया है कि यहाँ पे H2O का रिमूवल हुआ और यहाँ पे जो बीच में O बचा वो उससे बीच में बॉन्ड बना दिया और फिर जाकर ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जो मैं भी बना रहा हूँ। डिटेल तुम अपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। समझ आया? बहुत इजी टॉपिक है। पक्का क्लियर है? सुनना जरा ध्यान से। तो अब ये कैसा दिखाई देता है? तो ऑक्सीजन ये रहा, वो ये रहा ऑक्सीजन। इतना क्लियर है? पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? अगर उसको पहला मानते हो, उसको दूसरा मानते हो, उसको तीसरा मानते हो, चौथा मानते हो, पांचवा मानते हो, ऐसे करके कर सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर है। इधर देखो देखो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, उसको वो समझ में भी नहीं आया तो इसको देख लेना। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांचवा मैं बताऊंगा। ये समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? सुनो मेरी बात, ये पहला कार्बन है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। कितना क्लियर है? अब होता ये कि यहाँ पर एक चेन आती है और ये वाला जो है ये रहा, ये पांचवा कार्बन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दिखाई दे रहा सबको? इसका क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखा जरा ध्यान से, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, पहला दूसरा जीता तो पांचवा, 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5 ही कार्बन थे इसके अंदर, ऊपर जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम 5 कार्बन थे, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया? पक्का समझ आ रहा है? अब मेरी बात देखो, यहाँ पर अभी बॉन्ड खाली है, यहाँ पे भी छोड़ दो, और यहाँ पर अभी H है और यहाँ पर भी OH है, इसका HOH है यहाँ पे सारे, वो यहाँ पे ऐसे है। क्लियर है बात? सेकंड पोजीशन पर भी क्या होता है? यहाँ पे OH होता है और ऊपर क्या होगा? H होगा। यहाँ पर भी OH होता है और ऊपर, यहाँ पर क्या होगा? OH होगा और ऊपर कार्बन जुड़ी है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये रहा स्ट्रक्चर, ये राइबोज शुगर। समझ आ गया? राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या अंतर है वो देखना जरा ध्यान से। ठीक है यहाँ तक? पक्का क्लियर है? ठीक है, इसको देखना, इसको देखना जरा ध्यान से। ये रहा, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं, बेस में से छोटा बनाना पड़ा, ये मैं बाद में से बनाऊंगा, फिर तो पूरा बड़ा बना दूंगा, अभी मैं साफ साफ दिखाई दूंगा। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा और ऊपर पांचवा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा बना रहा हूँ, यहाँ पे CH2OH होता है। सी बातें मत करो यार, ये CH2OH है। सेम यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ पे CH2OH। अब अगर ध्यान से देखोगे, ऑनलाइन वालों के लिए नीचे मोड़ रहा हूँ, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों स्ट्रक्चर में कहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है? सेकंड पोजीशन के रूप में। हाँ, इसी वजह से पता है क्या है ये, इसी वजह से, इस सेकंड पोजीशन की वजह से ही पता है क्या है, ये डीऑक्सी है। समझ आया मैंने क्या बोला? इस सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा? डीऑक्सी। और इस डीऑक्सी की वजह से पता है क्या हो गया? ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इसीलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। समझाया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक रीजन, मतलब अभी 2-3 रीजन है, उनमें से पहला रीजन क्या है कि सेकंड पोजीशन पर पेंटोस शुगर के सेकंड पोजीशन पर H होने की वजह से, एक O कम होने की वजह से इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई, और ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से डीएनए का जो शुगर है ज्यादा स्टेबल होता है, और इससे बनने वाला डीएनए जो ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ समझ में आया? क्लियर है बात? याद है? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ तक? ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पर H है, यहाँ पर OH है, एक O कम होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है।
इतना समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है। अच्छा, अगर मुझे डीएनए बनाना हो, न्यूक्लियोटाइड डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है ना, तो अगर मुझे डीएनए बनाना है तो मैं यहाँ से ये वाला शुगर उठाऊंगा, ये वाला शुगर उठाऊंगा, ये वाला शुगर उठाऊंगा। अगर मुझे आरएनए बनाना होगा तो ये वाला शुगर उठाऊंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर आ जाते हैं इधर सेकंड स्टेबिलिटी का रीजन। तो सुनो, देखो डीएनए के अंदर तुम्हें एडेनाइन दिखाई देगा, आरएनए में भी दिखाई देगा, गुआनिन आरएनए डीएनए दोनों में दिखाई देगा, साइटोसिन आरएनए डीएनए में दोनों में दिखाई देगा। लेकिन जो थायमिन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है। समझ में आया? लेकिन फिर थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरासिल होता है। तो इसका मतलब ये कि एडेनाइन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में मिलते हैं। थायमिन इन तीनों के अलावा चौथा जो होगा, थायमिन डीएनए में होगा और इन तीनों के अलावा चौथा यूरासिल वो आरएनए में होगा। समझ में आया? और डीएनए के पास थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता। सेकंड रीजन है उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी का। तो एक रीजन तो ये हो गया कि इसकी सेकंड पोजीशन पर एच होता है, और दूसरा रीजन हो गया कि डीएनए के पास थायमिन होता है। तो इन दो रीजन की वजह से वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और जिसके से डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बना। बताओ समझ आएगा? और जब आरएनए सबसे पहला आया था, मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले, आरएनए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए से डीएनए बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए होंगे, तब जाके एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल निकल कर आया जो अब हम यूज करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब हम इनके भी स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन पहले ये पूरा बताओ समझ में आया कि नहीं? तो क्या क्लियर है? यार समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अच्छा, ये वाले स्ट्रक्चर से यहाँ तक कैसे पहुंचे, मतलब ये जो चेन स्ट्रक्चर था और ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए ये मत बोलना कि आपने बताया नहीं, आपको आता नहीं है। ठीक है, ये तो बताया है मैंने, आता है। बस ये लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर होंगे वो मैकेनिज्म समझाएंगे, यहाँ पे H लूज हो रहा है, यहाँ पे OH लूज हो रहा है, वो मैकेनिज्म समझाएंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि ऐसा होता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, याद है किसी को दिक्कत है? पक्का समझ आ गया? आता है? बढ़ जाए आगे। अब सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, अब सुनो, फटाफट से अगले सेशन में आओ। अब हम अगले सेशन में क्या करेंगे, अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लियर है? इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं बोला था कि डायग्राम जब बनाओगे तो सही से बनाना। अभी तुम एक डायग्राम में क्या कर सकते हो, पूरा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एडेनाइन गुआनिन के लिए अलग से टॉपिक डाल देना, नाइट्रोजनस बेस, फिर अलग से एक-एक करके करेंगे। मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? तो फटाफट से अगले सेशन में आओ। अगले सेशन में भाई आज 3 सेशन लग जाए, मुझे स्ट्रक्चर समझाना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 3 30 नहीं 3। फटाफट से अगले सेशन में आओ। मैंने खाना नहीं खाया।